वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है अब्बास लिमिटेड। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आई 23 की भी थोड़ी सी इंप्लीकेशन इसके अंदर है जो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। अब्बास लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नियर द कराची हैदराबाद मोटरवे। इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड फिटिंग। तो ये इसके एसेट्स की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 30 जून 2018 तक की। तो इस इंफॉर्मेशन में बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30 जून 2018 का बताया हुआ है कि लैंड की वैल्यू जो है दैट वाज 12, बिल्डिंग की वैल्यू और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, प्लांट की वैल्यू और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, इक्विपमेंट का भी सेम डाटा। फिर फर्दर ये बताया हुआ है कि लैंड के ऊपर जो है रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ होगा और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल यूज़ होगा। बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है और इक्विपमेंट के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ किया जाएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन में ये बताया है कि अब्बास लिमिटेड जो है वो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। फोर्थ इन्फॉर्मेशन है कि ऑल ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी पर्टेन्स टू फैक्ट्री यूज वेयर एज ऑल द इक्विपमेंट पर्टेन्स टू ऑफिस यूज। हाउएवर फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड बाय फैक्ट्री एंड ऑफिस आर इन द 60-40 रिस्पेक्टिवली रेशो जो है ये बेसिकली डेप्रिसिएशन की एलोकेशन के लिए काम आएगा। तो हम अपने नैरेटिव डिस्क्लोजर के अंदर इसको कवर करेंगे। द इक्विपमेंट वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। नो डिस्पोजल एंड एक्विजिशन टुक प्लेस इन द पीरियड अप टू 30 जून 2018, यानी 2 ईयर्स के टाइम में इक्विपमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो ये हमें पता चल रहा है कि जो इक्विपमेंट हमारे पास है वो 2 ईयर्स पुराना है। Until 30th June 2018, 12,000 units had been produced by Abbas Limited in its factory. The plant machinery does not have any residual value. No addition or disposal of plant machinery took place till this date. तो ये भी हमें पता चलता है कि अब तक जो यूजेज हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, क्योंकि वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस पर उसकी डेप्रिसिएशन बताई हुई है, तो 12,000 यूनिट हुई है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 12,000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। सेवंथ इन्फॉर्मेशन है कि बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2014, दैट इज 4 years ago, with a residual value of rupees 11 million. No addition or disposal took place till 30 जून 2008। तो हर एसेट के बारे में बताया हुआ है। ये 2 साल पुराना है, ये 12,000 यूनिट यूज हो चुका है और ये 4 साल पुराना है बिल्डिंग। लैंड हैड एक्चुअली कॉस्ट 15 मिलियन ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। इट इज अज्यूम्ड, और लैंड 12 की शो हो रही है, इसका मतलब है लैंड पर 3 का जो है वो रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड हुआ है। इट इज अज्यूम्ड दैट वैल्यू ऑफ लैंड इन बिल्डिंग इज स्प्रेड इवनली अक्रॉस द एरिया ऑक्युपाइड। तो जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसकी बेस पर हम ये समझेंगे कि जो लैंड और बिल्डिंग है उसमें कोई फर्क नहीं है वैल्यू का अक्रॉस द होल बिल्डिंग। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन 30 जून 2019 की दी हुई है, यानी 1 साल का डाटा, सेकेंड ईयर का डाटा। तो ऑन 1 जुलाई 2018 लैंड को रिवैल्यू किया 20 मिलियन पे। ऑन 1 जुलाई 2018 इंडिपेंडेंट फर्म मैसर इशफाक एंड कंपनी ने किया। 5,000 यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं। जनवरी 1 2019 को 25% ऑफ एरिया जो लैंड और बिल्डिंग पे मुश्तमिल है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया एट अ सेल प्रोसीड ऑफ 90 मिलियन। Portion of land was sold at its fair value as determined on 1 July. The legal cost of drafting transfer agreement were rupees 0.1 million. एज्यूम ये किया जा रहा है कि डिस्पोजल से प्रोपोर्शन ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय फैक्ट्री एंड ऑफिस जो है वो फैक्ट नहीं होगा, जो हमने पहले 60-40 का रेशो पढ़ा है। फर्दर इक्विपमेंट 60 मिलियन का 1 नवंबर को एक्वायर किया गया, तो इसके ऊपर 1 नवंबर से 30 जून तक 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। In the meeting of its board of directors, it was decided to open a new factory premises near Lahore Islamabad motorway. An expenditure of rupees 20 million was spent on the construction of the factory on 1st December 2018, financed by a loan obtained from the bank at the rate of 12% per annum. The construction had not been completed at the end of year. तो 1 दिसंबर से लेके ये 7 मंथ्स का टाइम बनता है। तो इस पे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी रिकॉर्ड करेंगे और इस पर IS 23 की इंप्लीकेशन भी आएगी कि हमने 12% इंटरेस्ट जो होगा स्पेसिफिक बोरिंग है तो उसको भी कैपिटलाइज करना होगा। Moreover, the directors also made a contract with Messrs Unipower and Company to purchase plant and machinery worth rupees 35 million once the construction of factory building is completed. अब इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं है, ना ही ये रिकन्सिलेशन के अंदर कवर होगा, लेकिन ये पॉइंट हमारा डिस्क्लोजर के अंदर आएगा। जब हमने कोई कमिटमेंट की हुई होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने की, तो उस कमिटमेंट को हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना होता है, तो इसको भी हम अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज करेंगे। अब रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट 2 हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करें टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो 2 एरियाज हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद डिस्क्लोजर्स बनाने हमने I-16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इन द नोट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। अब जिस तरह से हमारे पास 2018 का डाटा भी दिया हुआ है तो वो एज कंपेरेटिव हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लैंड और बिल्डिंग को फोकस करेंगे और लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं, फिर इसकी पार्ट ए को हम कवर कर सकेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि लैंड की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 12 है, जबकि उसे 15 का खरीदा गया था। तो इसका मतलब है इस पर 3 का रिवैल्यूएशन लॉस है। 125 और 38 जो है कैरिंग अमाउंट एंड ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है। फर्दर लैंड के ऊपर ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, बिल्डिंग पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, लैंड के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है और बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट मॉडल है। फिर हमें जो फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो 4 साल पहले एक्वायर हुई थी, यानी 30 जून 2018 से अगर हम देखते हैं तो 14 से 15, 16, 17, 18, तो इस टाइम पर एक्वायर हुई थी। रेजिडुअल वैल्यू 11 मिलियन थी और कोई एडिशन और डिस्पोजल नहीं हुआ। लैंड की एक्चुअल कॉस्ट 15 मिलियन है और जो वैल्यू है वो इक्वली स्प्रेड है, यानी 25% जो है वो टोटल के 25% को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये है कि लैंड की जो रिवैल्यूएशन हुई है वो 1 जुलाई 2018 को हुई है और उसके बाद वो हुई है जी 20 मिलियन पर। और फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि 25% हमने डिस्पोज किया जनवरी 1 2019 को, यानी रिवैल्यूएशन के 6 मंथ के बाद, और इसमें वैल्यू है 90 मिलियन का डिस्पोज ऑफ किया। 0.1 मिलियन की हमारी जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी, जिसे आप कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कह सकते हैं। और जो इससे ये लिखा हुआ है कि इसमें प्रोपोर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हम सिंपली 25% ऑफ एवरी वैल्यू लेकर आगे चल सकते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम अब अपना पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए में हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो उसका फॉर्मेट हम डेवलप कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लैंड की रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करना है। तो 1 जुलाई 2018 को जब लैंड की रिवैल्यूएशन हुई और लैंड की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 12 पे रिकॉर्ड हो रही है, 12 से 20 पर जाएगी तो लैंड 8 से डेबिट हो जाएगी। तो 8 से जब हम लैंड को डेबिट करेंगे तो 12 से 20 पे रिकॉर्ड हो जाएगी। बट इसमें से अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या जाएगा, तो इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर हम बनाते हैं तो 12 से 20 पर जा रहे हैं, 8 का इम्पैक्ट है, 3 का पहले ही लॉस रिकॉर्ड हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस में रिवर्स होगा, और 5 जो है वो OCI में रिकॉर्ड होंगे। तो 5 हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं और 3 का रिवर्सल ऑफ लॉस हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस एंट्री के बाद नेक्स्ट जो है वो 6 मंथ के बाद 1 जनवरी 2019 को हमारा डिस्पोजल हो रहा है। तो 1 जनवरी 2019 को हमें जो डिस्पोजल से कैश मिला वो फिगर गिवन है कि 90 मिलियन है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, क्योंकि जब ऐसे डिस्पोज ऑफ होता है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं, बट क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। अब हम इसके लिए कुछ ज़रा कैलकुलेशंस देखते हैं और उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी चार्ज हो रही है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 38 मिलियन की, और अब तक 4 साल गुजरे हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल में इक्वल डेप्रिसिएशन होती है। तो 4 साल गुजरे हैं और 4 साल की 38 मिलियन की डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब है कि एक साल की डेप्रिसिएशन 9.5 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी यूज़फुल लाइफ क्या है जो बिल्डिंग्स हैं उनकी। तो यूज़फुल लाइफ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक फार्मूला से, दैट इज़ डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। तो इसी फार्मूला को रिफ्रेस कर लें तो यूज़फुल लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट की होनी चाहिए। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट की वैल्यू 114 है, क्योंकि जो दी हुई है वो तो 125 है, उसमें से 11 की रेजिडुअल वैल्यू निकाल देंगे तो ये हमारे पास 114 आ जाएगा। 9.5 हमने एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट की। इसकी बेस पर हमारे पास लाइफ आ जाती है कि 12 ईयर्स की लाइफ है। और अब हम डिस्पोज जो पोर्शन है उसकी जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट तो हमारे पास 114, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कॉस्ट है, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई। यही डेप्रिशिएबल अमाउंट हमने यहाँ भी यूज़ की। इसका 25% डिस्पोज ऑफ हुआ है, तो जो डिस्पोज ऑफ हुआ है वो 28.5 रिफ्लेक्ट करता है। और 28.5 की यानी डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होनी चाहिए। तो 28.5 12 ईयर्स की टोटल लाइफ और 4.5 ईयर्स। 4.5 ईयर्स क्यों? क्योंकि 4 ईयर्स तो ईयर के स्टार्ट तक ही गुजर चुके थे, और क्योंकि 6 मंथ बाद ये डिस्पोजल रिकॉर्ड हो रहा है तो हाफ ईयर और हो गया, तो 4.5 ईयर्स। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है 10.69। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10.69 से हम एलिमिनेट करेंगे। डिस्पोजल कॉस्ट पर हमारा कैश लगा भी है 0.1 मिलियन का, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब बिल्डिंग्स को हम डी रिकग्नाइज करेंगे
125 मिलियन की बिल्डिंग्स हैं और 25% हमने डिस्पोज किए हैं, दैट इज 31.25। लैंड जो है उसमें 20 मिलियन की है, 25% पे डिस्पोज ऑफ की हमने, तो 5 बनता है। और इन सारी कैलकुलेशन को करके जो हमारा नेट अमाउंट बनती है वो हमारा गेन ऑन डिस्पोजल है, जो हम अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज 64.34। तो डिस्पोजल की ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई। लेकिन जब कोई ऐसा एसेट डिस्पोज ऑफ किया जाता है जो रिवैल्यू हुआ हो, तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हमारे पास बिल्डिंग तो रिवैल्यू नहीं हुई, लैंड एक रिवैल्यूड एसेट है और लैंड से रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो है 5 का। लेकिन हमने सारी लैंड जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं की, सिर्फ 25% डिस्पोज ऑफ किया, तो सिर्फ 25% रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इतना ही सेल होकर रियलाइज हुआ है। तो 1 जनवरी 2019 को रिवैल्यूएशन सरप्लस जो 5 मिलियन का है उसमें से 25% डिस्पोज हो रहा है, तो इतना रियलाइज हो गया 1.25, ये हम ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग में। और हमारी जो फर्स्ट पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट थी कि जर्नल एंट्रीज हम पास करें, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब यही लैंड और बिल्डिंग का जो डाटा हमने यूज़ किया इन एंट्रीज को करने के लिए, इसी को हम अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी रेलिवेंट जगहों पर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और उसके जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स हैं उनको भी देख लेंगे। सो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का शेड्यूल बनाएंगे, जिसके अंदर हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट और एक टोटल कॉलम भी डेवलप कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो 1 जुलाई 2018 को जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, इनको हम लिख लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, जिसमें लैंड की ऑब्वियसली कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। और नेट अगर इनको करते हैं तो हमारे पास जो कंपैरेटिव का डाटा है वो क्रिएट हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जी हमारे जो एसेट हैं उनमें क्या क्या चेंज आया। तो अभी हमने जिस तरह जो एंट्रीज की थी, एक रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है और एक डिस्पोजल का इफेक्ट है। तो रिवैल्यूएशन की वजह से लैंड की वैल्यू 8 से बढ़ गई है और डिस्पोजल की वजह से लैंड 5 से कम हो गई है। जिसके बाद लैंड शो होगी 15 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली उसकी नहीं है, और जो आफ्टर डिस्पोजल हमारी लैंड 15 की ही नेट कैरिंग अमाउंट पर शो हो रही होगी। अब यहाँ पर क्योंकि लैंड का एसेट ऐसा एसेट है जिसको रिवैल्यू किया गया है, तो रिवैल्यू किए गए एसेट से रिलेटेड हमें कुछ रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। तो उन डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। तो रिवैल्यूएशन का जो दो मेन डिस्क्लोजर्स हैं वो हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन और क्या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व था या नहीं। तो हम वो बता देंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड टुक प्लेस ऑन 1 जुलाई 2018, ये इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आ गई, और हमने बताया कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व था। फिर हमने दूसरी चीज़ एक बतानी होती है कि कैरिंग वैल्यू अंडर कॉस्ट मॉडल क्या है। तो एट 1 जुलाई 2018 अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होते तो रिवैल्यू ना हुई होती, तो 15 की ही शो हो रही होती जितनी ओरिजिनली कॉस्ट थी लैंड की। उसमें से हमने 25% डिस्पोज ऑफ कर दी, दैट इज 3.75, और अब हमारे पास रिमेनिंग लैंड जो है वो शो हो जाएगी 11.25 की। तो इसमें डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, तो वो इम्पैक्ट हमें कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट शो करना चाहें तो 1 जुलाई को रिवैल्यूएशन सरप्लस 0 था। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड जब हुई तो 5 हो गया, जो 25% हमने डिस्पोजल किया उस पर रिटर्निंग में ट्रांसफर हो गया, दैट वाज 1.25, और रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास फिर बच जाता है 3.75। इसके अलावा हमने 3 का जो लॉस भी रिकॉर्ड किया हुआ था पहले, उसको भी हम रिवर्स कर रहे होंगे, क्योंकि टोटल गेन हमारे पास आया था 8 का, 8 में से 5 हमने यहाँ रिकॉर्ड किया और 3 से प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिवर्सल को रिकॉर्ड किया। तो लैंड के बाद अब बारी आ जाएगी जी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग को अगर फोकस करते हैं तो बिल्डिंग के भी जो अभी हमने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया है, अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक 31.25 की बिल्डिंग की कॉस्ट डिस्पोज ऑफ हम रिकॉर्ड करेंगे। उसकी हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जर्नल एंट्रीज के साथ रिकॉर्ड की, तो 10.69 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाएगी। और फिर बारी आएगी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिकॉर्ड होने की। तो डेप्रिसिएशन जब बिल्डिंग की रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें जो डिस्पोज्ड एसेट है उसकी इस साल की कितनी डेप्रिसिएशन बनी वो देखते हैं। तो 125.11 का 25%, 12 ईयर्स की लाइफ हमने जर्नल एंट्रीज के साथ देखी, और सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हुए हैं वो 1 जनवरी को डिस्पोज ऑफ हो गए, उन पर सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन होगी, दैट वुड बी 1.19। जो बाकी एसेट्स हैं यानी रिमेनिंग 75%, उन पर पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि वो पूरा साल हमारे यूज में रहे, दैट वुड बी 7.13, और इस तरह नेट हमारे पास 8.31 आ जाएगा, जिसको हम डेप्रिसिएशन के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब डेप्रिसिएशन जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हमें सिंपली टोटल रिकॉर्ड करने हैं, बिल्डिंग का कॉस्ट का टोटल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल, और इन दोनों को नेट करेंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी।
तो लैंड और बिल्डिंग जब हो जाती है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा फोकस जो है वो लैंड और बिल्डिंग कवर हो चुका है, तो अब हमारा फोकस है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300 दी हुई है। फर्दर बताया हुआ है कि इस पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का मेथड है और कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है। फिर फर्दर रिक्वायरमेंट में अब तक 12,000 यूनिट्स बन चुके हैं, यानी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये 12,000 यूनिट्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर हम 12,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा, और कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, कोई एडिशन डिस्पोजल इससे पहले नहीं हुआ। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद हमने करंट ईयर की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए भी हमें डाटा दिया हुआ है कि 5,000 यूनिट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, तो हमने उस जो भी रेट हम निकालेंगे उसको 5,000 यूनिट्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो प्लांट एंड मशीनरी का हमने ओपनिंग तो पहले ही लिख लिया था, तो अब इस पे हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन रेट हम कैलकुलेट करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300 मिलियन और डिवाइड किया 12,000 यूनिट से जो अभी तक बनाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो 0.025 या 25,000 रुपये बनते हैं। तो 0.025 मिलियन के हिसाब में कहें, या अगर फुल फिगर लेंगे तो 25,000 होगी, कि इतनी रेट है आपका डेप्रिसिएशन का पर यूनिट। और हमने इस साल में कितने यूनिट्स बनाए हैं? हमने इस साल में बनाए हैं 5,000 यूनिट। तो रेट को 5,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है 125 मिलियन की। तो ये हम जो डेप्रिसिएशन है ये रिकॉर्ड कर देंगे, और इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी का जो रिकन्सिलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हम टोटल में 500, 425 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू 75 की रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारे पास जो आइटम है दैट इज इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट की जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है दैट इज 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 है, और इसका मतलब है कि अभी जो एसेट है वो 64 पर नेट शो हो रहा है। फर्दर जो है रिटर्न डाउन वैल्यू है और कॉस्ट मॉडल है। अब डेप्रिसिएशन का कोई रेट वगैरह कुछ नहीं गिवन, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला लगाएं और किसी एसेट को ओवर द 2 ईयर्स डेप्रिशिएट किया जा रहा हो इस तरीके से कि वो 100 से आपका 64 पर आ जाए, लेट्स से कि उसकी 2 ईयर्स की ही लाइफ हो और वो 100 से 64 की रेजिडुअल वैल्यू पे पहुंच जाए, तो किस रेट पर वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा ये मालूम किया जा सकता है। तो इससे हम इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर फर्दर इक्विपमेंट जो है वो ये बताया गया है कि 2 ईयर्स पहले इक्विपमेंट लिए थे, इस दौरान कोई डिस्पोजल और एक्विजिशन हुई, तो एग्जैक्ट हमें पता है कि जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये 2 ईयर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर फर्दर इक्विपमेंट जो है वो 1 नवंबर 2018 को खरीदा गया 60 मिलियन का, और इसका मतलब है कि इस पर जो डेप्रिसिएशन होगी वो 8 मंथ्स की होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को अब यूज करते हैं। तो इक्विपमेंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इक्विपमेंट में एक तो एडिशन हमें बताए हुए हैं कि वो 60 के हैं। अब हम बात करते हैं रेट की। तो 2 ईयर्स हुए हैं, 100 माइनस 36 मतलब ये तो अमाउंट वही 64 हो जाएगी जिस पर एसेट शो हो रहा है। 100 कॉस्ट है, और 1 ये फार्मूला जो डेप्रिसिएशन का हम यूज़ करते हैं 1 माइनस एन अंडर रूट और रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट। तो हमने 64 को रेजिडुअल वैल्यू लेना है, तो हमें पता चल जाएगा कि अब तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो 20% के हिसाब से हुई। तो अब हमने इसे 20% के रेट को यूज़ करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। जो एडिशन है 60 का 20% के हिसाब से इस पर 8 मंथ्स, क्योंकि 1 नवंबर को लिया था तो नवंबर से जून तक 8 मंथ्स बनते हैं, दैट वुड बी 8। और जो बाकी एसेट्स हैं 100 माइनस 36 यानी 64 के, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो नेट बुक वैल्यू लेंगे 20% और पूरे साल की डेप्रिसिएशन दैट वुड बी 12.8। टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.8। 20.8 की हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सिंपली अब हमें टोटल्स करने होंगे। 160 कॉस्ट का टोटल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 56.8 और नेट वैल्यू 103.2। और जब हम सारे बाकी इंडिविजुअल एसेट्स का काम कंप्लीट कर चुके हैं तो टोटल कॉलम अब कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है। तो सिंपली एडिशंस जो हैं टोटल 60 के हैं, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट 8 का है, डिस्पोजल्स का इफेक्ट 36.25 का टोटल बनता है, और 30 जून को टोटल कॉस्ट 768.75 है। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 154.11, डिस्पोजल्स का इम्पैक्ट 10.69 और 30 जून को 517.4 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, और नेट कैरिंग अमाउंट हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की 251.33 है। तो जब हमारी मेन रिकन्सिलेशन बन गई और इसके साथ हमारे रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी आती है कि हम बाकी चीज़ों को देखें। बाकी मामलात में देखें तो सबसे पहले हमें तमाम एसेट्स पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल बताया हुआ है, डेप्रिसिएशन मेथड बताया हुआ है, लेकिन यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिए हुए।
वो हमने क्योंकि साथ के साथ कैलकुलेट किए रिकंसिलेशन बनाते वक्त, तो उनको भी हम अपने डिस्क्लोजर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि डेप्रिसिएशन की एलोकेशन करनी है। प्लांट एंड मशीनरी सारे का सारा फैक्ट्री में, इक्विपमेंट सारे का सारा ऑफिस में, लेकिन जो फ्लोर एरिया यानी लैंड और बिल्डिंग में से बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होगी सिर्फ, वो 60-40 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये एक हम एलोकेशन डेवलप कर लेंगे। फिर हमें ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 20 मिलियन का। इस पर लोन एक लिया गया 12% पर एनम के हिसाब से। 1 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, एंड ऑफ ईयर तक चल रही है। तो 1 दिसंबर से एंड ऑफ ईयर तक ये 7 मंथ्स बनते हैं। तो ये जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी IAS 23 के मुताबिक, वो भी हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 मिलियन का 12% और फॉर 7 मंथ्स जो इंटरेस्ट बनेगा उसको कैपिटलाइज करेंगे। और इसके अलावा एक हमारी कमिटमेंट है 35 मिलियन की, इसको भी हम डिस्क्लोज कर देंगे। I16 की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है परचेज करने के लिए कोई कमिटमेंट की हुई हो तो उसको आपने डिस्क्लोज करना है। तो अब इनको के नैरेटिव डिस्क्लोजर डेवलप करते हैं। Abbas Limited uses the following subsequent measurement basis to value its property, plant and equipment and methods to calculate its depreciation. तो लैंड के ऊपर तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन मेथड या यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज होता है। बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन 12 ईयर्स हमने लाइफ डिटरमिन कर ली थी। कॉस्ट मॉडल यूज होता है। प्लांट एंड मशीनरी में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 25,000 पर यूनिट हमने डिटरमिन कर लिया था कॉस्ट मॉडल। इक्विपमेंट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% रेट हमने डिटरमिन कर लिया था कॉस्ट मॉडल। फिर है कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर 20 मिलियन का हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे इनकर किया है, तो ये हमने डिस्क्लोज कर दिया। और फिर इससे रिलेटेड हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया 20 मिलियन 12% के हिसाब से 7 मंथ 1.4 की। तो ये 1.4 जो है ये फर्दर यानी इस 20 के अलावा ये भी उस CWIP की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद हमने जो एक कमिटमेंट की हुई है, अ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विद मैसर्स यूनिपावर एंड कंपनी टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 35 मिलियन। जब फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसको भी हमने डिस्क्लोज कर दिया। देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एलोकेट कैसे किया गया है, तो बिल्डिंग की जो है वो तो हमने एलोकेशन कर दी 60% एंड 40%। ये टोटल डेप्रिसिएशन हमें रिकंसिलेशन जो हमने बनाई थी वहीं से मिल जाएंगी। और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो सारे का सारा फैक्ट्री यूज़ में था तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और इक्विपमेंट सारे का सारा ऑफिस यूज़ का है तो वो सारे का सारा एडमिन में चार्ज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आकर जो है क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। लेकिन पार्ट बी को अगर हम ओवरऑल देखना चाहें कि वो कैसा लगेगा, तो उसकी सिचुएशन कि एक हमारी रिकंसिलेशन बनेगी, उसके साथ हम रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर शो करेंगे और उसके बाद हम नैरेटिव डिस्क्लोजर्स भी शो करेंगे। सो ये सब जब आप शो कर देंगे तो आप क्वेश्चन की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2016 का। क्वेश्चन का टाइटल है आबिद लिमिटेड। तो आबिद लिमिटेड यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल for subsequent measurement of its property, plant and equipment and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using the net replacement value method. Following information pertains to AL's buildings. 4 buildings were acquired in same vicinity on 1st January 2012 at a cost of rupees 300 million. The useful life of the buildings on the date of acquisition was 20 years. तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि चारों बिल्डिंग्स जो हैं उनकी कॉस्ट इक्वल है। AL depreciates buildings on a straight line basis over their useful life. The results of revaluation carried out during the last 3 years by Premier Valuation Services, जो एक इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर है, तो उनकी तरफ से 2013, 14 और 15 के स्टार्ट पर रिवैल्यूएशन हुई है, जिसमें हम पहले नोटिस कर रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर वैल्यू डिक्रीज हो रही है और फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऑन 30 जून 2015 मिड ईयर में वन ऑफ द बिल्डिंग, सिर्फ एक बिल्डिंग आउट ऑफ 4 वॉज सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन। तो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करना एक नोट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जिसमें कंपैरेटिव फिगर्स भी हों फॉर इंक्लूजन इन AL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, यानी हमें 2015 के साथ 2014 भी इंक्लूड करना है।
इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनफैक्ट 2013 और 2012 को भी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। और हम 1 जनवरी 2012 से क्योंकि डाटा अवेलेबल है तो उसको कैरी करके चलेंगे, और 2012, 13, 14 और फिर 15 को भी हम अपने डिस्क्लोजर्स में कवर करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर नैरेटिव डिस्क्लोजर्स होंगे वो हम 2015 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले 2012 के डाटा पे चलते हैं। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 300 मिलियन है और 20 ईयर्स की बेसिस पर हमने उसको डेप्रिशिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास जो एसेट है वो 300 का है और यूजफुल लाइफ जो है वो 20 ईयर्स है। तो यूजफुल लाइफ का डिस्क्लोजर भी हम दे देंगे और साथ ही हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। सो 300 डिवाइड बाई 20, 15 की डेप्रिसिएशन बनती है, और ये हम बाद में भी जहन में रखेंगे ताकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन डिक्रीज को भी कंसीडर कर सकें। तो 15 की ये डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके बाद सिंपली हम 2012 का टोटल कर सकते हैं, जिसमें जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है वो 300 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 और नेट कैरिंग अमाउंट 285 हमारे पास आ जाती है। और अब मज़ीद देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में अब जो पॉइंट है कि 2013 के स्टार्ट में ही फेयर वैल्यू 323 है। अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि हमने पहले रिवैल्यूएशन को कैलकुलेट करके उसका इफेक्ट लेना है और बाद में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसमें इस बात का ख्याल भी रखेंगे कि अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। वैसे अगर हम खाली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का शेड्यूल बना रहे हैं तो उसमें तो हमने रिवैल्यूएशन के अंदर मूवमेंट को नहीं बताना, लेकिन स्टिल हम अपने क्वेश्चन में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो 2013 में देखते हैं, पहले 323 पर हमने रिवैल्यूएशन करनी है और बाद में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले तो बात यह कि हमारा जो एसेट का क्लोजिंग है लास्ट ईयर का वो ही हमारा ओपनिंग बन जाएगा, और सेम विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो हमारा ओपनिंग बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर 2013 में सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमें रिवैल्यूड अमाउंट 323 दी हुई है, 285 का एसेट हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट आ रहा है, विच शोज के 38 का एसेट पर हमारे पास गेन आ जाता है। अब 38 का एसेट पर गेन आ जाता है, लेकिन स्टेप्स जो हैं हमारे रिवैल्यूएशन को काउंट करने के वो दो होते हैं। एक तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं और फिर एसेट के अंदर गेन और लॉस का इफेक्ट जाता है। तो एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करने की वजह से 15 से कम होगा और गेन की वजह से 38 से बढ़ेगा, तो एसेट में जो नेट टोटल इफेक्ट होगा नेट वो 23 का होगा। तो इसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट दोनों में से रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट अगर निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 15 और फिर 38 का गेन रिकॉर्ड करेंगे तो नेट 23। डेप्रिसिएशन हमारे पास अब 19 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ है तो वो 17 की चार्ज होगी, पहले 15 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि 2 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। सो इन चीज़ों को काउंट फॉर करते हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 15 से जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो एलिमिनेट हो गई। एसेट के अंदर रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन नेट इफेक्ट ले लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो 23 का नेट इफेक्ट आएगा, 38 का गेन और 15 से जो एलिमिनेशन हुई उसका नेट 23। फिर डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इस साल की डेप्रिसिएशन हमारी 17 है, तो ये टोटल इम्पैक्ट हमने लेने थे। अब अगर हम एसेट का क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 323 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 17, और विच मीन्स के जो नेट कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी वो होगी 306। सो इससे अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब 2014 के स्टार्ट में हमारे एसेट की वैल्यू 252 हो गई है। वंस अगेन हमने रिवैल्यूएशन को पहले अकाउंट फॉर करना है और उसके बाद हमने इम्पैक्ट लेना है डेप्रिसिएशन का। सो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि जी हमारे इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो हमारे पास जो क्लोजिंग एसेट था वो हमारा ओपनिंग एसेट बन गया, और इसी तरह जो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो हमारी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी। ईयर 2014 सबसे पहले अगर हम रिवैल्यूएशन का कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एसेट 306 पर शो हो रहा था और अब वो 252 पर शो होगा, विच मीन्स कि 54 का लॉस हो गया। एसेट के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा हमारा
वो 54 प्लस 17 टोटल 71 का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, तो एसेट 17 से क्रेडिट होगा, फिर लॉस की वजह से भी एसेट 54 से क्रेडिट होगा, तो टोटल 71 से क्रेडिट होगा। जहां तक बात यह है कि जी हम इसे OCI और प्रॉफिट और लॉस में कितना लेकर जाएंगे, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा प्रीवियस गेन 38 का था, जिसमें से 2 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल दें तो 36 का बैलेंस है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, वो OCI में जा सकता है, और बाकी 18 जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होने चाहिए। लेकिन ये हमारी ज़रूरी वर्किंग नहीं है कि हम ये करें। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो रिवाइज्ड वैल्यू पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब 18 ईयर्स है, उस बेसिस पर डेप्रिसिएशन 14 आ रही है। अब क्योंकि लॉस हो गया तो डेप्रिसिएशन का डिक्रीज नजर आ रहा है। पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15 थी और अब डेप्रिसिएशन 14 चार्ज हो रही है, तो 1 का डिक्रीज है। लेकिन इन डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, तो 17 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो एसेट की कॉस्ट में जो इम्पैक्ट आएगा वो टोटल 71 का आएगा एज वी डिस्कस्ड, और जो इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी वो रिकॉर्ड होगी 14 की। अब हम इसके टोटल्स कर सकते हैं, 252 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14 और नेट कैरिंग अमाउंट 238। नेक्स्ट चलते हैं। तो 2015 के स्टार्ट में एसेट जो है वो 272 मिलियन का हो गया है, कुछ वैल्यू में फिर इजाफा हुआ है। और 2015 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वन ऑफ द बिल्डिंग 80 मिलियन की सेल हो गई है। तो जो 80 मिलियन की बिल्डिंग सेल हो गई है उसके इम्पैक्ट्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा और उसकी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी होगी, जबकि बाकी एसेट्स की हम पूरे 1 ईयर की डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। सो अब इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो पहले स्टेप के तौर पर तो जो हमारे पास लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यूज हैं वो हमारी ओपनिंग वैल्यू बन जाएंगी। इसके बाद हम 2015 में रिवैल्यूएशन का गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एसेट 238 पर शो हो रहा था, 272 का हो गया, तो 34 का गेन रिफ्लेक्ट हो रहा है। एसेट के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 34 माइनस 14 20 का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 14 की डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट क्रेडिट होगा और 34 के गेन की वजह से डेबिट होगा, तो नेट 20 से डेबिट होना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखते हैं तो टोटल जो 34 का लॉस है हमने प्रीवियस लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ था 18 का, उसमें से 1 का डेप्रिसिएशन डिक्रीज है, तो प्रॉफिट और लॉस में जो रिवर्सल ऑफ लॉस हो सकता है वो 17 का हो सकता है, और बाकी 17 जो है वो OCI में गेन ऑन रिवैल्यूएशन के तौर पे जाने चाहिए, जो कि वहाँ से फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। वंस अगेन ये पॉइंट जो है कि प्रॉफिट और लॉस और OCI में क्या फिगर जाएगी, ये हमारी डिस्क्लोजर्स बनाने के लिए इन दिस क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। अब अगर हम जाते हैं अपने अगले स्टेप पर, तो डेप्रिसिएशन जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, तो 272 के हमारे एसेट्स हैं जो हमने रिवैल्यू किए हैं, और 4 से डिवाइड करें तो एक एसेट 68 का, रिमेनिंग लाइफ 17 ईयर्स, और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है वो क्योंकि जून में डिस्पोज ऑफ हुआ है तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ₹2 मिलियन बन जाएगी। अब जो बाकी एसेट्स हैं हमारे, तो 272 में से 68 निकाल दें तो डिस्पोज के अलावा जो बाकी एसेट हैं वो 204 के बनते हैं, उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी पूरे 12 मंथ्स की, और वो बनती है 12, और इसका मतलब है कि टोटल डेप्रिसिएशन हमारी 14 बन जाती है। नाउ इन सारे पॉइंट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद एसेट के अंदर नेट इफेक्ट 20 का डेबिट आएगा, फिर हमारी जो डिस्पोजल है हम उसको काउंट फॉर करते हैं, तो डिस्पोजल हमारा जो है वो हमने कैलकुलेट किया था कि एसेट 68 का है, वो रिकॉर्ड करेंगे, और उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो क्योंकि 2 की है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और 14 की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद हम सिंपली टोटल्स कर लेंगे, तो हमारे पास एसेट 204, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12 और 192 की नेट कैरिंग अमाउंट शो हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन के मेन मूवमेंट थी या कैलकुलेशन थी वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम अब इसमें इसको थोड़ा सा क्लीन अप करके उसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मजीद हमें क्या डिस्क्लोजर रिफ्लेक्ट करने होंगे। तो एक डिस्क्लोजर तो हमें बताना होता है जिसमें इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन और क्या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से हमने रिवैल्यूएशन करवाई थी, ये 2 बातें हमने बतानी होती हैं, तो उसको सबसे पहले रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन हमने बता दी कि द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 बाय मैथर्स प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज, जो कि एक इंडिपेंडेंट फर्म है। रिवैल्यूएशंस एनुअली परफॉर्म होती हैं, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोजर में चाहिए थी वो दे दी। फिर एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है I16 की कि अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में कि अगर आप एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो आपने उसकी वो अमाउंट बतानी है कि अगर वो रिवैल्यू ना हुआ होता, यानी अगर उस पर कॉस्ट मॉडल अप्लाई हो रहा होता तो फिर वो किस वैल्यू पर शो हो रहा होता।
तो हमने 2015 और 14, क्योंकि हम 15 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और 14 हमारा कंपैरेटिव पीरियड होगा उसके लिए, तो इसको हम कवर करेंगे। तो कॉस्ट मॉडल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट 300 थी, अब क्योंकि 4 में से 3 बिल्डिंग्स रह गई हैं तो 3/4 कर लें तो 225 की कॉस्ट आ जाएगी। तो 2015 के एंड पर हमारे पास कॉस्ट 225 और 2014 के एंड पर क्योंकि चारों बिल्डिंग्स थी तो 300 थी। नेक्स्ट हमने इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये रिवैल्यूएशन ना हुई होती तो जाहिर बात है कि जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज हो रही होती ओवर 20 ईयर्स के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो 300 की बेस पर तो 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 45 बन जाती है, और बाकी जो 225 की बेस पर भी अगर आप 4 साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये 2014 तक अगर आप ले रहे हैं तो 3 साल हुए हैं और 2015 तक ले रहे हैं तो फिर 4 साल हुए हैं। तो ये डिफरेंस है, इस बेसिस पर 45 और 45 आ रही है, लेकिन ये याद रखना है कि ये 3 एसेट्स की डेप्रिसिएशन है और ये 4 एसेट्स की डेप्रिसिएशन है। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज 180 एंड 255 फॉर द लास्ट ईयर। तो ये तो हमारे वो डिस्क्लोजर्स हैं जो IAS 16 की रिक्वायरमेंट थी, उनको हमने यहाँ पर पूरा किया। मज़ीद डिस्क्लोजर जो कुछ रिक्वायरमेंट बाज़ कंपनीज एक्ट की होती है तो वो भी हम इसके अंदर एक मेंशन कर देते हैं, ऑल्दो वो IAS 16 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट ये होती है कि जब आपने कोई ऐसा डिस्पोज ऑफ किए होते हैं तो आप उनकी डिटेल्स को बताते हैं, जिसमें से आपने बताना होता है कि नेचर ऑफ एसेट क्या थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट क्या थी 68 मिलियन इन दिस क्वेश्चन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी 2 मिलियन, कैरिंग अमाउंट 66 मिलियन, इन दोनों को नेट करके, और आपने उसको डिस्पोज ऑफ कितने का किया, सेल प्रोसीड्स क्या थी। ऑब्वियसली इसकी बेस पर गेन कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। मोड ऑफ डिस्पोजल क्या था, जैसे टेंडर से किए थे या ओपन मार्केट में किए थे किस तरीके से, और पर्टिकुलर्स ऑफ बायर्स क्या थे कि किसको सेल किया है, क्या वो कोई कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह के पर्टिकुलर्स देने होते हैं जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो उनको हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो जो रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल थी उसके हिसाब से हमने डिस्क्लोजर नोट कंप्लीट कर लिया। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर 11 to 20 को कवर करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर इक्विपमेंट अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट जो रिवैल्यूड अमाउंट है 7.5 मिलियन, सरप्लस जो है दैट इज 2 मिलियन। एट स्टार्ट ऑफ ईयर कंपनी सोल्ड इक्विपमेंट फॉर रुपीज़ 90 मिलियन। जो साल का शुरू है उसमें ही आपने सेल कर दिया इसको। कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग 20% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब क्योंकि ईयर के स्टार्ट में सेल हो गया तो डेप्रिसिएशन का तो इशू नहीं आएगा। व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस एट डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो डिस्पोजल के टाइम पर तो रिवैल्यूएशन सरप्लस सारे का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, और पूरी जो 2 मिलियन की वैल्यू है ये इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें सरप्लस ऑन वैल्यूएशन डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि सरप्लस ऑन वैल्यूएशन कम हो जाता है और रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है, ये ट्रांसफर है। बी में जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट में गलत लिखे हुए हैं, और बाकियों में तो जो अमाउंट अकाउंट्स हैं वो ही गलत हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अमाउंट गलत है और इसमें इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर इफेक्ट डाला हुआ है, तो ये बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाते हैं। 12th क्वेश्चन है, क्या नॉन करंट एसेट costing rupees 216,000 and carrying value of rupees 145,000 is revalued to rupees 291,000. How should revaluation be recorded? तो इसके लिए कुछ बेसिक से हम कैलकुलेशंस बना लेते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई, लेकिन जो कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस होती है वो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। अब गेन ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि 291,000 और जो आपकी कैरिंग वैल्यू है 145,000, इनका डिफरेंस है। और अब जो एंट्री होगी उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 71,000 से डेबिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अंदर ये डेबिट हो रही है। गेन जो है वो 146,000 से क्रेडिट होना चाहिए, तो ये भी ठीक क्रेडिट हो रहा है इसके मुताबिक। और जो एसेट है वो नेट, अगर दो एंट्रीज करने के बजाय कंबाइन एंट्री करते हैं तो एसेट जो है वो नेट 75,000 से डेबिट होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है कि व्हेन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट्स द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूशन, ये भी रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर क्या इन्वॉल्व था तो उसके बारे में बताना होता है। फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट, अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा होता तो ये भी रिक्वायरमेंट है। रिवैल्यूशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी IA-16 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। सो 1 to 4 ऑल वुड बी आर आंसर। 14th है कि I-16 encourages disclosure of following information as user of financial statement might find it to be useful. So carrying amount of temporarily idle property, plant and equipment, yes, it is encouraged. Gross carrying amount of fully depreciated PP, yes. Carrying amount of property, plant, equipment retired from active use and held for disposal, yes. When the cost model is used, the fair value of property, plant, equipment when this is materially different. ये चारों डिस्क्लोजर्स ऐसे हैं जो I-16 इंकरेज करता है कि हमें देने चाहिए, आल्दो कि ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन है दैट इज डी वुड बी करेक्ट, 1 to 4 ऑल। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन एंटिटी में प्रेजेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को रिफ्लेक्ट करना लाजमी है, इसलिए और तो नहीं कह सकते, नेट कैरिंग अमाउंट भी बतानी होगी और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एटलीस्ट जो बिगनिंग और एंड पर बताना तो लाजमी है। ईदर यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट आर टू बी डिस्क्लोज, बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है टोटली। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर रिवैल्यूड एट एंड ऑफ ईच ईयर, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सफिशिएंट रेगुलरिटी से करना चाहिए, वो चाहे हर साल बने या इससे ज़्यादा गैप बन जाए। इफ एन एंटिटी चूजेज रिवैल्यूएशन मॉडल इट मस्ट अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो ऑल पे नहीं, क्लास वाइज एप्लीकेशन होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 16 है वकास लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹30,000 on 1 January 2015 and assigned it a useful life of 12 years. On 31st March 2017, it was revalued to ₹32,000 with no change in useful life. तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो टाइम गुजर चुका है वो बनता है 2 years and 3 months। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन चार्ज इन रिलेशन टू दिस मशीन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। सो यूजफुल लाइफ जो पास हो चुकी है दैट इज 2 years and 3 months, और अगर हम इसे ईयर में रिफ्लेक्ट करते हैं तो 2.25 years। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग जो है वो 12 years में से 2.25 years निकाल दें तो 9.75 years। अब इस ईयर में जब रिवैल्यूएशन से पहले की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट 3 months में 30,000 का एसेट, 12 years की यूजफुल लाइफ, 3 months की डेप्रिसिएशन 625। रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यू 32,000 हो गई है, रिमेनिंग लाइफ 9.75 और 9 months की डेप्रिसिएशन 2462, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 3087, यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है अ बिजनेस परचेज बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹7.5 million on 1st January 2018. The policy of business is to charge straight line depreciation over its useful life of 20 years. On 31st December 2020, so it means 2 years later, building was revalued to 7.65 million. What is the amount of incremental depreciation to be transferred to returning at the year ending 31st December 2021, यानी रिवैल्यूएशन से नेक्स्ट ईयर में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यूजफुल लाइफ वगैरह का एस्टिमेट तो चेंज नहीं हो रहा, तो डेप्रिसिएशन जो रिवैल्यूएशन से पहले कैलकुलेट हो रही थी पर एनम दैट वाज 375,000, और अब जो कैलकुलेट हो रही है रिमेनिंग लाइफ 17 ईयर्स, इसलिए क्योंकि इस टाइम पर 18 का ईयर गुजर गया, फिर 19 का गुजर गया और फिर 20 का गुजर गया, तो 3 साल गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ 17 ईयर्स की बेसिस पर 450,000। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी 75,000, यही हमारा आंसर है। 18th है बिजनेस परचेज एन एसेट ऑन 1st January 2016 कॉस्टिंग ₹5 million, having a useful life of 10 years with nil residual value on 1st January 2018, 2 years later, balance of accumulated depreciation was ₹1 million, asset is revalued to ₹4.5 million, और business has policy to charge straight line depreciation. What is the depreciation charge for 31st December 2018? तो इसमें हमें कॉस्ट वगैरह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ईयर के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन हो रही है, आइंदा रिवैल्यूड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी चाहिए, और रिमेनिंग लाइफ 2 years गुजरने के बाद 10 में से 2 years निकाल दें तो 8 years है। आर डेप्रिसिएशन पर एनम इज नाउ 562,500। 19th है
A business purchased an asset on 1st January 2016 costing rupees 5 million, having a useful life of 10 years with nil residual value. On 1st January 2018 बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 मिलियन है, 2 ईयर्स गुजर चुके हैं, एसेट रिवैल्यू हुआ 4.5 मिलियन पे स्टार्ट ऑफ द ईयर पे. बिजनेस की पॉलिसी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की है. रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट बतानी है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पर, ईयर एंड पर नहीं, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उस दिन. तो पहले तो अगर हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन में कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है. इट मीन्स कि जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट है वो आ जाएगी 4 मिलियन, और गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो रिवैल्यूड अमाउंट और ये जो हमने कैरिंग अमाउंट निकाली है इसके डिफरेंस के तौर पे हम निकाल लेंगे 500,000. 20th क्वेश्चन है कि अ बिजनेस परचेज्ड एन एसेट ऑन 1st January 2016 कॉस्टिंग रुपीज 5 मिलियन हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years with nil residual value on 1st January 2018 balance of accumulated depreciation was rupees 1 million, asset is revalued to 4.5 million स्टार्ट ऑफ द ईयर पे. स्ट्रेट लाइन मेथड है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बतानी है 2018 के लिए हमने. सो वंस अगेन जो डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन से पहले हमारी चार्ज हो रही थी ओवर 10 ईयर्स बेसिस, तो 5 मिलियन की कॉस्ट थी, 10 ईयर्स की लाइफ थी, 500,000 बनती है. और अगर आप इसको अब रिवाइज वैल्यू पर भी 2 ईयर्स के बाद भी कैलकुलेट करना चाहें तो एसेट 4 मिलियन का है और 8 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ. अगर अमाउंट रिमेनिंग लेंगे तो लाइफ भी रिमेनिंग लेंगे तो वो भी सेम 500,000 ही बनती है. आफ्टर रिवैल्यूएशन जो है वो एसेट 4.5 मिलियन का हो गया है और 8 ईयर्स पर डेप्रिशिएट करेंगे तो 562. 500 की डेप्रिसिएशन बनेगी तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है दैट इज 62,500. So that's all for today. Have a good day.